हेलो स्टूडेंट्स। तो ये लेक्चर नंबर 16 है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 12th क्लास का, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर की ग्रुपिंग और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर और उनके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप पहली बार जुड़े तो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए डिस्कस कर पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर दो टाइप की हो सकती है आपके पास। फर्स्ट जो ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग इन सीरीज, कि हम क्या करते हैं, कुछ हम कैपेसिटर लेते हैं, हम कैपेसिटर को क्या है सीरीज के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज के अंदर कैसे, जैसे मान लो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, फिर मेरे पास ये कैपेसिटर है, ऐसे मेरे पास मान लो सपोज करो तीन कैपेसिटर हैं जिनको मैंने आपस में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, एक को मैंने अर्थिंग से ऐसे किया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास कैपेसिटर है और ये तीन कैपेसिटर, मान लो ये मेरे पास C1 कैपेसिटर है, ये C2 है और ये C3 है। तीन कैपेसिटर मैंने कनेक्ट किए हुए हैं किसके अंदर, एक लाइन के अंदर, मतलब सीरीज के अंदर कनेक्ट किए हुए हैं। और इन इन तीनों के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन तीनों के अक्रॉस जो कॉम्बिनेशन बनता है उनका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V है। ठीक है, और सपोज करो मैं, जो हमारे पास इधर से मैं प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड करवाता हूँ, क्या प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड कराता हूँ फर्स्ट कैपेसिटर को, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, लेफ्ट साइड पॉजिटिव, अब पॉजिटिव को देके यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। अब जितना यहाँ पे पॉजिटिव है उतना यहाँ पे नहीं है, जितना यहाँ पे नेगेटिव उतना पॉजिटिव। ठीक है, ये फिर इधर आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, मैं मान लो इधर से प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड करता हूँ, तो इस पूरे के अंदर भी क्यू चार्ज होगा, इसके अंदर भी क्यू चार्ज ही जाएगा और इसके अंदर भी क्यू चार्ज ही जाएगा। ठीक है, उधर से क्यू चार्ज वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर को अगर हमने सीरीज में कनेक्ट करना है, तो अगर आपने ये वाला टॉपिक करना है, एग्जाम में आ जाता है, तो इसको आप लिखेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो वो आपको मैं बताता हूँ। द कैपेसिटर आर सी टू बी connected in series when we proceed from one point to other by one path। ये कहना क्या चाहता है, अगर हम बोल सकते हैं कि हमने जो कैपेसिटर है वो सीरीज के अंदर कनेक्ट किया है, उसका मतलब क्या है, अगर मान लो मैं इस पाथ से चलूं, इधर से यहाँ से लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा एक ही पाथ होना चाहिए। ठीक है, तीनों कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, कैपेसिटर कितने भी हो सकते हैं, वो जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो इन तीनों का पाथ एक ही होना चाहिए। ठीक है, जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाऊंगा, तो हम बोल सकते हैं कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो मैंने क्या, मैं कंसीडर क्या करता हूँ इसके अंदर, कंसीडर थ्री कैपेसिटर्स C1 C2 C3। आपने थ्योरी एग्जाम में लिखना कैसे है, कंसीडर थ्री कैपेसिटर C1 C2 C3। ठीक है, अब इसमें अपना मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि हमने तीन जो कैपेसिटर लगाए हैं ना, तो तीन कैपेसिटर मिलकर उनकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होती है हमने वो निकालनी। ठीक है, इसलिए हम ये टॉपिक कर रहे हैं ग्रुपिंग वाला। तो कंसीडर थ्री कैपेसिटेंस, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन इज V। सपोज कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस होल कॉम्बिनेशन अक्रॉस क्या है, V है। अब देखिए आपको बात बताता हूँ, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज क्या हो जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो पहले कैपेसिटर है ना, उसकी वोल्टेज भी तो अलग होगी। पहले कैपेसिटर की वोल्टेज V1, सेकंड वाले की V2 और थर्ड वाले की V3। तो हमारे पास जो वोल्टेज V थी ना टोटल अक्रॉस, वो क्या है,
वो कैपेसिटर 1 के लिए अलग है, कैपेसिटर 2 के लिए अलग है, कैपेसिटर 3 के लिए अलग है, क्योंकि इन तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है। ठीक है, चार्ज हर एक में सेम जा रहा है, बट उन दोनों में कैपेसिटी अगर अलग अलग होगी कैपेसिटर की, तो उनके अंदर वोल्टेज डिफरेंस भी आएगा। ठीक है, तो इनमें क्या है, हमारे पास तीनों कैपेसिटर के लिए अलग अलग वोल्टेज है, बट ओवरऑल होल अरेंजमेंट के लिए वोल्टेज क्या है, V है। ये अपने माइंड पे रखना है। अब मैंने बता दिया इसमें भी प्लस क्यू चार्ज आ रहा है, इसमें भी प्लस क्यू, इसमें भी प्लस क्यू, तो हम बोल सकते हैं इन ऑल थ्री कैपेसिटर्स हैव सेम चार्ज। तो तीनों कैपेसिटर के पास क्या है, सेम चार्ज है। सेम चार्ज कौन सा, प्लस क्यू वाला। देन आप बोल सकते हैं देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज। अब देखिए आपने ये फॉर्मूला किया था Q इज इक्वल टू सी वी, तो अगर यहां से आप V की वैल्यू निकल, तो V की वैल्यू क्या बनेगी, Q डिवाइड बाई C। तो इसी को मैं यूज करता हूँ। ठीक है, इसी को मैं क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। मान लो कैपेसिटर फर्स्ट की बात करता हूँ, तो कैपेसिटर 1 में V1 की वैल्यू क्या आएगी, Q डिवाइड बाई C1। V2 की वैल्यू क्या आएगी, Q डिवाइड बाई C2। और V3 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, Q डिवाइड बाई C3। तो मैंने क्या कर लिया, तीनों कैपेसिटर के लिए वोल्टेज की वैल्यू निकाल दी इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए एक बार, मैं देख लेता हूँ आपको विजिबल है या नहीं। ये आपको विजिबल है। अभी मैं आपको एक नेक्स्ट बात बताता हूँ, ये तो मेरे पास क्या होगी, अलग अलग कैपेसिटेंस के लिए मेरे पास वोल्टेज होगी। अब अगर मैं लिखता हूं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस या हम बोल सकते हैं टोटल वोल्टेज। एक बार मैं इक्विवेलेंस लिखता हूं, इक्विवेलेंस वोल्टेज, वोल्टेज या आप बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ होल अरेंजमेंट। वो आपके पास V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई सी एस होगी। अब V तो क्या होगी, टोटल वोल्टेज होगी कॉम्बिनेशन की। Q क्या है, टोटल चार्ज हो गया जो आ रहा है। और C के पेयर में S लिखा है मैंने, C कैपिटल उसके पेयर में S। C के पेयर में S का मतलब है कैपेसिटेंस इन सीरीज। ठीक है, इक्विवेलेंस, CS का मतलब हूं इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं मान लो मैं कोई n नंबर ऑफ जानवर, मैंने 3 कैपेसिटेंस लगाई हैं, तो मान लो 3 कैपेसिटेंस का मेरे पास क्या है, टोटल cs मतलब जो टोटल कैपेसिटेंस है वो क्या है, cs है। तो मेरे पास ये एक फॉर्मूला बन गया। अब मेरे पास ये तीन इक्वेशन बन गई, एक तो ये वाली इक्वेशन हो गई, एक ये वाली इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अभी इसके बाद मैं बताता हूँ आपको अगर टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। अभी आपको जो वोल्टेज दिख रही है ना, ये वोल्टेज जो पूरे होल अरेंजमेंट की है, वी वोल्टेज, वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मतलब ये जो वोल्टेज है आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 V1 V2 प्लस V3, ऐसे आपने लिख दिया। अब मेरे पास क्या टोटल वोल्टेज आ गई, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो टोटल वोल्टेज आ गई। अब वोल्टेज ये देखिए यहाँ से वोल्टेज, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब मैं यूज क्या करता हूँ, यूजिंग 1 2 इन थर्ड। अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को, फर्स्ट और सेकंड को थर्ड में यूज करूँ तो क्या बनेगा, V की वैल्यू Q डिवाइड बाई सी एस, और V1 की वैल्यू Q डिवाइड बाई C1, V2 की वैल्यू Q डिवाइड बाई C2 और V3 की वैल्यू Q डिवाइड बाई C3। अब इन तीनों में से अगर मैं Q कॉमन देखो, आपको Q दिख रहा है, Q कॉमन आ जाएगा, ये Q से Q कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बना, 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई C1, 1 बाई C2 और 1 बाई C3। ये आपका क्या बन गया। अगर आप ग्रुपिंग करते हैं सीरीज के अंदर, तो अगर आपने टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है हर एक कैपेसिटर की वजह से, तो आप क्या करेंगे, जैसे टोटल कैपेसिटेंस सी एस है वो कैसे निकलेगी, 1 बाई C1, मतलब मान लो फर्स्ट कैपेसिटर है 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। आपने जितने मर्जी कैपेसिटर लगा, आपने 10 कैपेसिटेंस लगाए हुए हैं,
तो 1/C1 1/C2 1/C3 करके 1/C4 अप टू 1/C10 तक करके सभी को ऐड कर देना है और उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास क्या है CS टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी पूरे होल अरेंजमेंट के लिए अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया है तो। इसी को आप देख सकते हैं आपने रेजिस्टेंस किया था, ठीक है, सेकंड चैप्टर में। तो रेजिस्टेंस जो आपने उसे 10th क्लास में करेंगे या सेकंड चैप्टर में करेंगे, तो उसमें क्या है जो रेजिस्टेंस है ना वो सीरीज में होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 सिंपल ही होता है, सिंपल जेब्रिक सम होता है। बट इसमें क्या है रेसिप्रोकल होगा, इसके अंदर सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए फॉर्मूले को। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुपिंग इन पैरेलल। तो ग्रुपिंग इन पैरेलल में हम कैसे डायग्राम बनेगा पहले आप देख लीजिए। जैसे मान लो मेरे पास ऐसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये मेरे पास C1 कैपेसिटेंस, C2 और C3, तीन मेरे पास कैपेसिटर है 1 2 3, ठीक है। फिर सभी में क्या है चार्ज इक्वल है। मान लो जैसे ये इक्वल नहीं होगा तो ये मेरे पास क्या है तीन कैपेसिटर्स हैं। अब आप सपोज कर लीजिए इन तीनों कैपेसिटेंस के अंदर सेम क्या रहने वाला है। मान लो इन तीन सभी के क्रॉस वोल्टेज क्या है V है, सभी के क्रॉस वोल्टेज क्या है V है। सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ से क्यू चार्ज आ रहा है। अब जो क्यू चार्ज है मान लो यहाँ पे गया, अब जो क्यू चार्ज है वो आगे तीन पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो Q1 Q3 में, Q2 में और Q1 में, क्योंकि तीनों अलग अलग आपके पास क्या है कैपेसिटेंस अटैच है। जैसे आप एक पॉइंट पे चले गए यहाँ पे तो यहाँ से जो चार्ज है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है Q1 Q2 Q3 के अंदर, ठीक है। वोल्टेज सभी में क्या है सेम रह रही है और कैपेसिटेंस तीनों की क्या है अलग अलग है। अगर कैपेसिटेंस अलग अलग है तो वो चार्ज भी अलग अलग स्टोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक क्यू चार्ज है। पहले सीरीज में क्या था सभी में चार्ज सेम ही जा रहा था, अब इसमें क्या है सभी में चार्ज अलग अलग जाएगा। वोल्टेज हमारे पास सेम रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल दो ही है, ठीक है। उनमें क्या था अलग अलग कैपेसिटेंस अटैच थे बीच में सीरीज के अंदर। यहाँ पे क्या एक ही टर्मिनल है और उनकी क्रॉस क्या वी वोल्टेज अप्लाइड हुई है। तो ये तो आपके पास हो गया क्या इसकी जो डायग्राम हो गई। अब इसमें लिखना क्या है कि जो हम कब कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो ग्रुपिंग हुई है सेल्स की या हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस की वो पैरेलल के अंदर है। तो उसे आप कह सकते हैं इफ मतलब ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस इन पैरेलल वी सेड, इसमें लिखेंगे द कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन if the we proceed one point to other by different path। अगर हम एक पॉइंट जहां से जाना है मुझे यहां तक तो एक पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट पर जाता हूं तो मेरे डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं ग्रुपिंग इन पैरेलल। अब ग्रुपिंग इन पैरेलल में हमारे पास सेम क्या रहने वाला है वोल्टेज सेम रहने वाला है, तीनों कैपेसिटर में चार्ज अलग अलग होगा, ठीक है, और तीनों कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटी है वो तो अलग अलग है ही है, ठीक है। तो ये आपके पास में रहने वाला है। तो मैं क्या लिखता हूं द पोटेंशियल अक्रॉस, इसमें हम नोट क्या लिखेंगे द पोटेंशियल अक्रॉस ऑल थ्री कैपेसिटर capacitor C1 C2 and C3 are V and each capacitor acquire a charge Q1 Q2 Q3 respectively, ठीक है। तो हाँ अब हर एक कैपेसिटर के पास क्या है कितना चार्ज आएगा Q1 Q2 Q3। अब अगर लिखते हैं आप टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज आपके पास क्या है क्यू क्यू किसके इक्वल है Q1 Q2 प्लस Q3,
जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने तो ऐसे क्यू चार्ज प्रोवाइड किया था, क्यू चार्ज आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब जो मेरे पास जो क्यू चार्ज है वो आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, Q1, Q2 और Q3 के अंदर। तो ये पहले आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब मेरे पास क्यू चार्ज तो डिवाइडेड हो गया। अभी मुझे ये बताइए आप, जो मेरे पास जो क्यू चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। अब जैसे मैं सपोज करता हूँ, मैंने आपने इक्वेशन की उसी कैपेसिटेंस की पिछले लेक्चर में, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। मान लो मैं Q1 चार्ज की बात करूँ, यहाँ पे C1 आएगा। अगर मैं Q2 की बात करूँ तो क्या आएगा, C2V आएगा। Q3 की बात करूँ तो क्या आएगा, C3V आएगा। तो मेरे पास चार्जेस क्या आ गए, Q1, Q2, Q3 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर मैं बोल देता हूँ होल कॉम्बिनेशन, जो हमारे पास होल कॉम्बिनेशन है, जो सारा कॉम्बिनेशन बना है या अरेंजमेंट है, ठीक है। सपोज कीजिए उसका जो इक्विवेलेंस, क्या हम इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मतलब जो सारी कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, मान लीजिए CP है। CP क्या है, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। देन हम लिख सकते हैं जो चार्ज होगा Q इज इक्वल टू CS इंटू वी। क्या होगा, CS इंटू वी। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बनी, ये 3 बनी। आप क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर जो आपके पास 1 और 2 है उसको आप यूज कीजिए थर्ड के अंदर। अगर मैं 1 और 2 को थर्ड में यूज करता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, देखिए इधर से मैं जैसे, अब CS Q की वैल्यू क्या है, Q हो गई, ठीक है। तो इधर मैं इसकी जगह CS पुट कर देता हूँ, CS इंटू वी। और Q1 की वैल्यू, सॉरी मैंने क्या करना है, सेकंड और थर्ड को यूज करना है फर्स्ट के अंदर। सेकंड और थर्ड को यूज करेंगे फर्स्ट के अंदर, तो मैं सेकंड और थर्ड को यूज कर रहा हूँ फर्स्ट के अंदर। तो ये बनेगा C1V प्लस C2V प्लस C3। ये आपके पास जो इधर देखिए V कॉमन आ जाएगा, इधर से भी V कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, CS इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपके पास क्या है, कैपेसिटेंस आ गई। अगर आप 3 कैपेसिटेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनके कैपेसिटेंस आपने सिंपली एल्जेब्रिक सम कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उनकी टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी होल अरेंजमेंट की। तो ये सिंपल सा था ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस इन पैरेलल एंड सीरीज, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी मेरी बात बताइए आप, कि अगर हम ग्रुपिंग करते हैं सीरीज के अंदर, ए ग्रुपिंग करते हैं पैरेलल के अंदर, तो कैपेसिटेंस किसके अंदर ज्यादा रहने वाला है, सभी को पता लग रहा होगा जो कैपेसिटेंस है वो पैरेलल में ज्यादा रहेगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होगा तो आपके पास जो कैपेसिटेंस है पूरी अरेंजमेंट का वो ज्यादा निकल के आएगा, और सीरीज में क्या होगा, कैपेसिटेंस कम होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो आपके पास यहाँ पे CP है, सॉरी CP, यहाँ पे CP आएगा, तो CP इज ग्रेटर देन CS, ये आपने याद रखना है। CP पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस है वो ज्यादा रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन से। अभी इसके ऊपर एक आप क्वेश्चन देता हूँ, जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो एक 1 माइक्रोफैरड का है, एक 2 माइक्रोफैरड का है और एक 3 माइक्रोफैरड का है, ठीक है। ये 3 कैपेसिटेंस है आपके पास, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। इन तीनों कैपेसिटेंस को आप क्या करते हैं, सीरीज के अंदर और पैरेलल के अंदर अरेंज कर देते हैं। तो देखिए अगर मैं इनको सीरीज में ऐड करता हूं तो सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/CS। अगर मैंने टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है तो क्या होगा, 1/1, 1/2, 1/3। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया, 6। ये क्या बना, 6 प्लस 3 प्लस 2, तो ये बना आपके पास 11/6 माइक्रोफैरड, ठीक है। और ये 1/CS की वैल्यू है 11/6 माइक्रोफैरड। तो CS की वैल्यू क्या है, 6/11 माइक्रोफैरड। ये आपके पास CS की वैल्यू आ गई। सेम ही को अगर आप क्या कर देते हैं, पैरेलल के अंदर रेंज करते हैं, तो पैरेलल में क्या आएगा, CP 1 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या बना 6 माइक्रोफैरड। अब बताइए मुझे 6 माइक्रोफैरड ज्यादा है या 11/6 माइक्रोफैरड ज्यादा है। तो देखिए इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी डन करना है। तो हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया, इस तरह से इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपने अलग अलग कॉम्बिनेशन के क्या करने होंगे, कैपेसिटेंस फाइंड करने होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इस टाइप के और एनर्जी स्टोर वाले भी।
स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटर के अंदर हम एनर्जी कितनी स्टोर कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए, पहले मैं एक कैपेसिटर बनाता हूँ। ठीक है, मान लो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है। अब सपोज कीजिए मैंने दो प्लेट कंसीडर कर ली है कैपेसिटर की, और दोनों दोनों प्लेट पर चार्ज क्या है, जीरो है। इनिशियली मान लो चार्ज क्या है, जीरो है। और मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे क्या करता हूं, जो डी क्यू चार्ज है, क्या एक स्मॉल डी क्यू चार्ज प्रोवाइड करवाता हूं, किसको, प्लेट नंबर 1 को और 2 को। ठीक है, मैं प्लेट नंबर 1 को क्या है, धीरे धीरे डी क्यू चार्ज प्रोवाइड कराता हूं। अब इधर यहाँ पे मान लो मैं डी क्यू चार्ज, पॉजिटिव डी क्यू चार्ज प्रोवाइड कराऊंगा, तो इधर सेकंड वाली प्लेट पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। किसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो होगा क्या, जैसे जैसे मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस को प्रोवाइड कराऊंगा प्लेट नंबर 1 को, धीरे धीरे इसमें क्या है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए। और फिर सपोज कर लीजिए, मान लो कोई स्टेज आएगी जहां पे इस पे प्लस क्यू चार्ज होगा और इस पे क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। होल प्लेट की बात कर रहा हूँ। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसमें हमें करना क्या है कि वी हैव अ कैपेसिटर, या हम बोल सकते हैं वी हैव टू कंडक्टर कैरिंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू उन पे चार्ज है, और उनको क्यों मैं क्या है, डी क्यू चार्ज प्रोवाइड करवा। ठीक है, तो अगर मैं लिख देता हूं इधर, इसमें आपने लिखना होगा लेट द स्मॉल डी क्यू चार्ज इज गिविंग टू कैपेसिटर, या हम बोल सकते हैं कंडक्टर, या प्लेट बोल सकते हैं आप, कंडक्टर 1। मैं कंडक्टर 1 को क्या है, डी क्यू चार्ज प्रोवाइड करवा रहा हूँ स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। ठीक है, और एक बात आपने याद रखनी है, जो इन दोनों में जो डिस्टेंस है, सपोज कीजिए दोनों में डिस्टेंस क्या है, डी है। इस तरह से आपने डायग्राम तो बनाना ही होगा। अब मैंने सपोज कीजिए मैं डी क्यू चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं लिखता हूँ एट इंटरमीडिएट स्टेट। कोई मेरे पास एक इंटरमीडिएट स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर सपोज कीजिए मैंने क्या है, प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज क्या है, प्रोवाइड करा दिया, किसको, कंडक्टर नंबर 1 को। तो देन आप लिख सकते हैं पोटेंशियल, और उनकी कैपेसिटी क्या है, कंडक्टर 1 को प्रोवाइड कराया और कैपेसिटी क्या है, सी है, या कैपेसिटेंस आप बोल सकते हैं, क्योंकि चार्ज उसने स्टोर किया है तो कुछ कैपेसिटेंस भी होगी। सपोज ये कैपेसिटेंस क्या है, सी है। देन पोटेंशियल डिफरेंस गिविंग चार्ज डी क्यू टू कंडक्टर 1 इज क्यू डिवाइडेड बाई सी, जिसको मैं क्या है, डी क्यू चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसका चार्ज क्यू हो चुका है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाई सी आएगा। अब मैं अगर स्मॉल चार्ज, देखिए सपोज कीजिए मैं स्मॉल चार्ज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फोर स्मॉल चार्ज डी क्यू, जो डिस्प्लेस हो रहा है। अगर मान लो चार्ज डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे, अगर चार्ज डिस्प्लेस होगा तो आपके पास वर्क डन भी तो होगा ना। तो अब बताइए वर्क डन आप कैसे निकालेंगे, वर्क डन आप कैसे निकालेंगे। आपने एक फॉर्मूला किया होगा, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क बाय चार्ज होता है ना। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज होता है। अब मैं चार्ज कौन सा प्रोवाइड कर रहा हूँ, डी क्यू। ठीक है, डी क्यू चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वर्क डन भी हो गया, डी क्यू होगा, तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, वोल्टेज इंटू डी क्यू, और वोल्टेज की वैल्यू ये रही, क्यू डिवाइड बाई सी, तो क्यू डिवाइड बाई सी वोल्टेज की वैल्यू इंटू डी क्यू। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्मॉल वर्क डन आ गया, क्यू डिवाइड बाई सी इंटू डी क्यू। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए मैंने टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, डी डब्ल्यू का क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, क्यू डी क्यू डिवाइड बाई सी, इसका भी आपने इंटीग्रेट करना है। अब मुझे लिमिट बताइए, लिमिट क्या होगी,
याद क्यू मेरे पास स्टार्टिंग में 0 था और लेके कहां तक जाना है, प्लस क्यू तक। तो याद क्यू की वैल्यू 0 से कहां पे लेके जाना है, प्लस क्यू तक। यहां से इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या बनेगा इंटीग्रेशन, क्यू इंटू डी क्यू इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई 2 और 1/c बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में 0 टू कैपिटल क्यू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 1/2 बाहर, ये आएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी माइनस 0, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी माइनस 0। तो मेरे पास जो टोटल वर्क डन आ गया, तो वर्क क्या आ गया आपके पास, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई वी। अब जो ये वर्क डन है, यही आपके पास स्टोर होता है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। तो आप लिख सकते हैं देन एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी। तो हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आपके पास क्या आ गई, एनर्जी स्टोर आ गई। इसमें आप एक वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये आपने फार्मूला तो याद ही रखना है। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या होती है, सीवी। तो यहाँ पे अगर मैं क्यू की वैल्यू सीवी पुट करूँ तो क्या बनेगा, हाफ क्यू स्क्वायर, नहीं सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी। एक सी से सी कैंसिल, तो एनर्जी का फार्मूला एक और बन गया, हाफ सी वी स्क्वायर। तो एक आप ये फार्मूला भी आपने याद रखना है। तो ये दो फार्मूले आप याद कर लीजिएगा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटेंस, ये भी आपके पास आ चुका है। तो ये सिंपल था, एनर्जी स्टोर अगर आप डी क्यू चार्ज प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें स्मॉल वर्क डन आपको करना पड़ेगा। अगर स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है जो आपने प्रोवाइड करवाया है, फिर उसकी इंटीग्रेशन कर देना जितना आपने चार्ज प्रोवाइड करवाना है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, वही आपके पास क्या होगी, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, तो इन पे न्यूमेरिकल आ सकता है, तो चलिए करते हैं एक न्यूमेरिकल। स्टूडेंट अभी बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल में दिया गया है फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। हमें एक सर्किट दिया गया है, इस सर्किट की हमने क्या है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो पहले इस सर्किट को हम सोल्व करते हैं। देखिए पहले मेरे पास एक C1 कैपेसिटेंस है, एक C2 है, एक C3 है। तीनों कैपेसिटेंस मैंने एक सर्किट के अंदर लगा रखे हैं। तो अगर मैंने इस सर्किट की टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है तो पहले मैं देखता हूँ कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल के अंदर है। अब जैसे बात करते हैं, ये दो सपोज के लिए C2 एंड C3 आपके पास क्या है, पैरेलल के अंदर है। अगर C1 एंड C2 एंड C3 पैरेलल में है तो उनकी कैपेसिटेंस क्या बनेगी, वो क्या होगी, C2 प्लस C3, हमने अभी किया है। तो क्या बनेगी, 5 प्लस 5 कितनी होगी, 10 माइक्रोफैरड। मतलब जो हमारे पास एक C डैश आ गया किसकी, C1 C2 और C3 कैपेसिटेंस आ गई 10। तो इससे ये सर्किट कुछ इस तरह से बन गया, इसकी 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस, इसकी भी 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, और इन दोनों को क्या एक सर्किट से हमने कनेक्ट किया हुआ है, बस इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास सर्किट बन गया। अभी आपके पास C1 है और ये क्या है, C डैश। तो अब ये दोनों सीरीज के अंदर आ गए, तो सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होगी, 1/CS इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10। तो ये क्या बना, 2 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो ये बना 1/5। तो CS की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से आपने क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व किया, तो इसे आप नोट कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।